नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, आखिरकार अब हरियाणा सरकार में जो मंत्री बने थे उनको उनके विभाग मिल चुके हैं। हम सीधे सीधे तौर पर यह बात कह सकते हैं कि अब विभागों का बंटवारा हो चुका है। तो लेकिन अगर हम विभागों को देखते हैं तो सीएम नायब सैनी ने अपने पास 12 से अधिक विभाग रखे हैं और जो मेन विभाग हैं, जो ताकतवर विभाग हैं, तकरीबन विभाग उन्होंने अपने पास रखे हैं। इसके अलावा और जो मंत्री बने हैं सबको एक एक मेन विभाग दिया गया, जो ताकतवर विभाग है वो दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ कुछ और उन्हें हल्के विभाग दिए गए हैं। तो तमाम विषय हैं और उन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, आखिरकार एक लंबी जद्दोजहद चली, नायब सैनी दिल्ली गए, उन्होंने मुलाकात की वहां पर, उसके बाद विभागों का बंटवारा किया गया। अगर हम देखें, नायब सैनी ने अपने पास गृह विभाग, वित्त विभाग, संस्थागत वित्त, क्रेडिट नियंत्रण, आबकारी, कराधान, इसके अलावा काफी सारे तकरीबन 12 विभाग है जो उन्होंने अपने पास रखे। सीआईडी है। तो क्या अनुमान लगाएं कि नायब सैनी ने अपनी ताकत को बढ़ाया है या उन्होंने बंटवारा ठीक से किया है? इसमें जहाँ तक विभागों की बात है, दो बड़े विभाग ऐसे हैं। एक तो जिसमें आ गया गृह मंत्रालय का, एक आ गया वित्त मंत्रालय का। ये दोनों महकमे नायब सिंह सैनी जी ने अपने पास रखे हैं और ज्यादा महत्वपूर्ण ही ये दो महकमे हैं। बाकी महकमों की ज्यादा कोई बड़ी भूमिका नहीं है, क्योंकि गृह मंत्री जो होते हैं वो नंबर 2 पे माने जाते हैं चीफ मिनिस्टर के बाद, और वित्त मंत्रालय जो है वो भी बड़ा अहम महकमा माना जाता है। ये नायब सिंह जी ने रखे हैं, बल्कि वित्त मंत्रालय के ऊपर तो लोगों के कयास अलग अलग प्रकार के निकल के आए हैं कि 1991 में मांगेराम गुप्ता वित्त मंत्री बने थे, वो अगला चुनाव नहीं जीते। फिर आगे जाकर के 96 में सेठ किशनदास जी बने, वो नहीं जीते। फिर संपत सिंह जी बने, वो नहीं जीते। फिर वीरेंद्र सिंह डुम्बुरका बने, वो नहीं जीते। कैप्टन अभिमन्यु बने, वो अगला चुनाव हार गए थे। जेपी दलाल वर्तमान में थे, ये चुनाव हार गए थे। और मनोहरलाल खट्टर जी के पास 2019 का जो चुनाव था उसमें वो वित्त मंत्रालय अपने पास रखा था। उनको बीच में ही मुख्यमंत्री पद छोड़ करके केंद्रीय राजनीति में ऊपर बीच ले गए थे। लेकिन ये तो दंत कथाएं हैं, चलती रहती हैं। पहले ये भी चला करती हरियाणा में कि एजुकेशन मिनिस्टर दोबारा चुनाव नहीं जीतता। गीता भुक्कड़ जी लगातार 3 चुनाव उसके बाद जीती हैं। और पहले चला करता कि स्पीकर भी दोबारा चुनाव नहीं जीतते, रघुवीर खाद्यान भी लगातार चुनाव जीते हैं। और सतनाड़ी के अंदर कहा करते कि हरियाणा का जो मुख्यमंत्री चला गया वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना। हालांकि मनोहरलाल खट्टर जी सतनाड़ी गए भी और बने भी। यूपी के बारे में एक दंत कथा होती थी कि जो नोएडा चला गया वो दोबारा चीफ मिनिस्टर नहीं बना, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी गए और दोबारा बने भी। तो ये तो एक भ्रांति सी लोगों के अंदर है और ये फैली हुई है। लेकिन महकमों का जो बंटवारा किया है जिस प्रकार से नायब सिंह सैनी जी ने, वो ठीक प्रकार का बंटवारा किया है। ज्यादा जो पावरफुल किसी मंत्री को ये नहीं दिखाया है कि मैं नंबर 2 का, तकरीबन बराबर से के विभागों का बंटवारा है। कोई पिछले जो हुआ था कैबिनेट का, उसमें तो झगड़ा हुआ था अनिल विज के साथ, मनोहरलाल खट्टर जी का, केवल एक बात को लेकर के सीआईडी मेरे पास रहे या मुख्यमंत्री के पास रहे। तो उस चीज के ऊपर सभी चीजों पर नायब सिंह सैनी जी ने विराम लगाने का काम किया है और बड़े महकमे जो थे वो अपने पास रख करके बाकी का बंटवारा समान रूप से करने का काम किया। राठी साहब, अगर हम देखें जैसे गृह विभाग और वित्त विभाग और सीआईडी जो बड़े विभाग हैं, इसके बाद जो आबकारी और कराधान विभाग है, वे विभाग सीएम के पास हैं। और अनिल विज, जिसकी उम्मीद की जाती थी गृह विभाग जो है कहीं ना कहीं अनिल विज के पास आएगा, उनके पास ऊर्जा और परिवहन और श्रम, ये 3 विभाग उनके पास आए। तो क्या यहाँ पर विज की पावर कम करने की कोशिश की गई है? पावर तो देखो, काम करने वाले बंदे के लिए कहीं पावर कम नहीं होती। मंत्री हैं, नंबर 2 के मंत्री का दर्जा इनको है। सीएम के बाद शपथ इन्होंने ली थी और जिसमें बड़ा महकमा परिवहन का, और हरियाणा प्रदेश की जनता लंबे समय से इस परिवहन विभाग से बड़ी त्रस्त है, क्योंकि है तो सबसे मुनाफे का सौदा, लेकिन साबित हो रहा है ये सबसे घाटे का सौदा। अगर कहीं न कहीं मेहनत करके कड़ी लगन के साथ अनिल विज जी इस महकमे को उबार पाते हैं तो उनके जीवन के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मान करके चलूंगा। और ये मादा अनिल विज जी रखते हैं कि इस महकमे को उठा सकते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि जब एक आदमी सरकार की बस है, उसके पास कीमत में भी थोड़ी सी सस्ती पड़ती है, ज्यादा बसें खरीदते हैं, सरकार खरीदती है। कई प्रकार के जो बाकी एसेसरीज हैं वो भी सामान सस्ता पड़ता है।
मैकेनिकल स्टाफ भी हरियाणा रोडवेज का अपना खुद का होता है, और बाहर का प्राइवेट आदमी एक बस लेकर के तो मुनाफा कमा रहा है, और सरकारी बस रोडवेज घाटे में हमेशा जाती आ रही है। इसका क्या कारण है? तो इसमें बहुत बड़ा एक गेम कहीं ना कहीं चल रहा है, और अनिल विज जी से प्रदेश की जनता और मैं विशेष रूप से ये उम्मीद लगाए बैठा हूं कि इस महकमे को अगर वो उभार पाते हैं ना, तो उनके जीवन का सबसे बड़े कामों में ये एक काम होने वाला है। डॉक्टर साहब, कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से विभाग नायब सैनी अपने पास रखे हैं, वो कहीं ना कहीं मनोहर लाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी पावरफुल सीएम बन गए हैं। देखो, सीएम तो पावरफुल होता ही है, सारी पावर जो है ना केंद्र जो ताकत होती है, केंद्र बिंदु होता है वो मुख्यमंत्री ही होता है। मंत्रियों के थ्रू फाइलें जाती हैं, जब तक मुख्यमंत्री उसके ऊपर यस नो नहीं कर लेता कोई चीज आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन इन्होंने के किसी को गृह दे दिया, उसको अगर सीआईडी नहीं दिया या वित्त दे दिया, तो इस प्रकार के कहीं मनमुटाव से मंत्रियों के बीच में ना हो जाए कि भाई जरूरी महकमे फला आदमी को दे दिए, मेरे को नहीं दिए। उन्होंने अपने पास रख लिए। हो सकता है भविष्य के अंदर कोई मंत्री अच्छा काम करेगा तो उनको ऊपर ये बोझ एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट उनको दे दिया जाए। इतने महकमे तो सीएम की तो सिरदर्दी बढ़ती है ज्यादा, जब ज्यादा महकमे अपने पास रखेंगे तो बहुत ज्यादा काम का दबाव रहेगा, काम का दबाव रहता है, फाइलें निपटानी होती हैं, बहुत बर्डन का काम है। हो सकता है कि 2-4 महीने में धीरे धीरे करके जो ठीक आदमी काम करेंगे उनको 1-2 महकमा और दे दें। डॉक्टर साहब, जिस तरह कृष्णलाल पवार की बात करें तो उन्हें विकास और पंचायत विभाग, खनन विभाग उन्हें दिया गया है। पंचायत विभाग को लेकर कहा यह जा रहा था कि महिपाल ढांडा को ये विभाग मिलेगा, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि सरपंच जो हैं वो काफी नाराज दिखे सरकार से, और सरकार ने उन्हें मनाने की कोशिश भी की, और इसलिए कयास ये लगाया जा रहा था किसी जाट को जो है पंचायत महकमा दिया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर बेहतर काम होगा? देखिए, बात जाति की इसमें नहीं है। मंत्रिमंडल से लेकर के जातीय समीकरणों को साधना तो पड़ता है, लेकिन डिपार्टमेंट में ज्यादा नहीं साधना पड़ता। सरपंचों में तो आज देखो महिलाओं की रिजर्वेशन भी है, इसमें तो बीसी की रिजर्वेशन भी है, एससी रिजर्वेशन भी है। तो इसमें अगर वो चीज देखो तो किसी आदमी को दे दो, वो सभी जातियों को रिजर्व करने वाला महकमा है। तो इसमें जाति विशेष को लेकर के कहीं न कहीं एक एक्सपीरियंस माना होगा कि राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं, पूर्व में भी मंत्री रहे हैं, भाई वो सीनियर आदमी हैं, वो भी अच्छी प्रकार से इस काम को संभालेंगे। और महिपाल ढांडा जी का तो एक कयास सोशल मीडिया के कयास थे कि फला को फला महकमा, फला को फला महकमा, लेकिन जब फाइनल हो जाता है राजनीति में उसके बाद ही होता है। अगर हम देखते हैं, राव नरबीर को ऊर्जा और परिवहन विभाग दिया गया है, और इसके महिपाल ढांडा को विद्यालय शिक्षा के बारे में, एक स्कूलों के बारे में। परिवहन इनको नहीं मिला होगा, परिवहन तो अनिल विज जी को है, ऊर्जा और परिवहन तो राव नरबीर सिंह जी का इसमें शर्म का है, और लगता है ये थोड़ी इसमें गलत है, मिस्टेक हुई है थोड़ी सी इसमें। अगर महिपाल ढांडा जी के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो शिक्षा है वो प्रदेश की शिक्षा के ऊपर कई बार सवाल उठते हैं कि बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं, स्कूलों का बुरा हाल है, बिल्डिंग नहीं है, अध्यापकों को भी कटौती की जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर बेहतर काम होने की आवश्यकता है? देखिए, 2-3 महकमे ऐसे हैं जहां जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे किसी को मंत्री बना लो, और मंत्री के पक्ष में और विपक्ष में लगते हैं। एक तो सबसे बड़ा महकमा है एजुकेशन का, वो मिला है महिपाल ढांडा जी को, और एक होता है पंचायतों वाला, ये सीधे लोगों से जुड़े, सबसे ज्यादा कर्मचारी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और सरपंचों का जो जुड़ाव है, करीब 6,500 गांव है, करीब 9-10 हजार पंचायतें हरियाणा प्रदेश के अंदर है, तो 6200 पंचायतें हैं। बड़ा व्यापक दायरा है दोनों महकमों का। तो इस महकमे का जो भी मंत्री होता है उसके ऊपर नैतिक रूप से एक दबाव होता है अच्छा काम करने का और बेस्ट करने का। और महिपाल ढांडा जी ऊर्जावान युवा नेता, लगातार 3 बार विधायक का चुनाव जीत करके आए, और हर बार अपने जीत के मार्जिन को बढ़ाया, और बहुत बड़ा ट्रस्ट जो है नायब सिंह सैनी जी ने उनके ऊपर किया है। और जो आज मेरे को सूचना मिली है किसी के माध्यम से, आज ही उन्होंने कुछ एक्शन में आना शुरू हो गए हैं। एक्शन में तो भारतीय जनता पार्टी के जीते और हारे हुए प्रत्याशी है ना, वो सारे के सारे मोड पे हैं, क्योंकि राव नरबीर का अपने अधिकारियों की क्लास लेते हुए वीडियो देखा होगा, अनिल विज जी का सुना होगा। भादरगढ़ के अंदर भी बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई चलान बुलान मैं नहीं कटने दूंगा, और जो ढंग से काम नहीं करेगा वो विवाद मिलेगा। या तो जोश ज्यादा है, लेकिन जोश के साथ सभी मंत्रियों को होश की जरूरत है, होश में रह के काम करेंगे तो जल्दी काम होगा और अच्छा काम होगा। और मैं उम्मीद मानता हूं कि जो महकमा शिक्षा का महिपाल ढांडा जी को मिला एजुकेशन का, ये बड़ा अच्छा कारगर कदम उठा करके जो कर्मचारियों के हित का भी होगा और विद्यार्थियों के हित के कार्य भी होंगे, उनको सुचारू रूप से बाध गति से आगे बढ़ाएंगे।
डॉक्टर साहब, क्या ये एक चलन बन गया है, जब भी कोई नया मंत्री बनता है तो वो कुछ नया करने की कोशिश करता है पहली बार? जैसे गोयल ने किया था, उन्हें परिवहन मंत्रालय मिला पिछले दिनों, तो वो बस में जाकर सफर करने चले गए थे। हालांकि इस बार वो हार गए हैं। अनिल विज ने भी खूब मेहनत की थी, छापे मारे थे उन्होंने पुलिस थानों में। घनश्याम शराब की मुझे याद आती है, उन्होंने जब मंत्री थे उन्होंने जब पानी की डिग्गियां थी उनमें छापे मारे थे। तो क्या ये ट्रेंड सा बन गया है? शुरुआत में ये करते हैं लेकिन बाद में सब कुछ भूल जाते हैं। देखो, एक खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, एक कहावत है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की जब पहली बार सरकार बनी 47 दिन के लिए, और जिस प्रकार का दौर वहां पे चला और जिस प्रकार के छापेमारी उन्होंने शुरू की, उसी ट्रेंड को प्रदेश के कई प्रदेशों के अंदर, देश के अंदर अपनाएगा। ये अच्छी बात है, अच्छी बात की अनुसरण करना चाहिए कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो। फिर अनिल विज जी ने जिस प्रकार से ये काम किया, उसको देख करके दूसरे अधिकारियों ने भी किया। पुराने जमाने में हम सुनते थे इस प्रकार की बातें कि फला मंत्री ऐसा होता था, जैसे चौधरी मेहर सिंह राठी की बात सुनते थे कि वो भ्रष्टाचारी अफसर होता था, उसको बुला करके पब्लिक के बीच में पैसे वापस दिलाते थे कि तूने इसे इतने रुपए लिए, इसको वापस दे। अभी बहुत पुराने समय की बात है, हम तो बहुत छोटे बच्चे हैं, हमने तो अपने बड़े बुजुर्गों से ही सुना है ऐसे मंत्रियों के बारे में। और उसी प्रकार का दौर हरियाणा में अगर बढ़ रहा है और सारे मंत्री इस प्रकार के लिए कटिबद्ध, अगर वचनबद्ध हो रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, तो हरियाणा में मानता हूं कि स्वर्ग बन जाएगा 5 साल के अंदर। तो यानी कि यहाँ पर काम करने की आवश्यकता जरूर है। हर जो मंत्री अपना कटिबद्धता दिखा रहे हैं, उससे लगता कि वे सारे मंत्री और मुख्यमंत्री जी का नारा एक है कि भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा बन करके रहे और विकास के पथ पर आगे बढ़े। और सभी के बयान जो आए काफी सकारात्मक बयान आए। डॉक्टर साहब, एक फिल्म थी नायक फिल्म, अनिल कपूर की फिल्म थी, तमाम लोग लोगों ने फिल्म को देखा है। तो लोग कहते हैं कि इस तरह का सीएम होना चाहिए, जैसे इस फिल्म में दिखाया गया कि तुरंत एक के बाद एक एक्शन लिए जाने चाहिए। तो क्या ये रियल लाइफ में इस तरह के एक्शन संभव है? देखो, पूर्ण रूप से तो संभव नहीं होते, ये राजनीति है। इसमें आपने कई नेताओं के बयान तो चुनाव के दौरान भी सुने होंगे ना, कि वह बगैर घोटाले के क्या सरकार चलती है। शमशेर सिंह गोगी जी ने कहा था, और ये कहा था पहले अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का, कार्यकर्ताओं का भरेंगे। तो इस प्रकार के बयान देना तो आसान होता है, उनके ऊपर अमली जामा पहनाना बड़ा कठिन काम है। कुछ प्रयास जरूर हुए, जैसे मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर किया, भगवंत मान ने जब प्रयास किया था, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अतीत में अनिल विज जी ने किया, या विपुल वो जो गोयल साहब थे जो परिवहन मंत्री थे उन्होंने किया, और भी कई मंत्री थे जिन्होंने जाके छापेमारी अपने कार्यालयों के अंदर की, अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी थे उनके अंदर जो कार्यालय आते थे। और फिर मंत्री तो स्टेट का होता है, ठीक है, डिपार्टमेंट उसको एक दो मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल मंत्री तो प्रदेश का ही है। किसी भी महकमे में जाकर के छानबीन कर सकता है, पूछताछ कर सकता है। अगर भ्रष्टाचार के ऊपर और अंकुश लग गया तो वाकई में हरियाणा का स्वर्ण युग की शुरुआत में कह सकता हूँ कि हो जाएगी। डॉक्टर साहब, एक सबकी नजरें जो है श्रुति चौधरी और आरती राव पर टिकी हुई थी कि आखिरकार इन्हें क्या मिलेगा। श्रुति चौधरी को महिला बाल विकास, जल संसाधन मिला है, और दूसरी तरफ जो स्वास्थ्य महकमा है वो आरती सिंह को दिया गया। तो पहली बार विधायक बने हैं, क्या इनके सामने चुनौतियां रहेंगी? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा बेहतर काम करेंगे? इनके लिए कोई चुनौती नहीं, पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी दोनों पहली बार विधायक बने, मैं इसलिए कहा है। भले ही विधायक पहली बार बने, लेकिन परिवार में राजनीति 3 पीढ़ी से है। जिनके दादा सीएम भी रहे हैं, आरती राव के दादाजी भी चीफ मिनिस्टर रहे, श्रुति चौधरी के दादाजी भी चीफ मिनिस्टर रहे, इनके पिताजी भी मंत्री रहे, इनके पिताजी भी मंत्री रहे, इनकी माँ भी मंत्री रही। चलो उनकी माँ मंत्री नहीं रही तो उनके चाचा और एमएलए रहे दूसरी पार्टियों से भी। तो नस नस में राजनीति है, पूरा ज्ञान है, पूरे अधिकारियों का और डिपार्टमेंटों का रोड मैप इनके माइंड में है। कोई भी महकमा मिल जाओ, दोनों एक्सपीरियंस के हिसाब से सुचारू रूप से महकमे को आगे बढ़ाएंगे। तो अब नायब सिंह को जिस तरीके से लोगों ने उन्हें उम्मीदें दी थी, एक उम्मीद भरी नजरों लोगों ने देखा था, महकमों का बंटवारा हो चुका है। तो अब क्या सरकार का प्लान रहना चाहिए, किस तरीके से सरकार को आगे बढ़ना चाहिए? अब तो देखो, सरकार में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कर दी है डॉक्टर रघुवीर कादयान की। अभी भी सेशन बुला करके सभी विधायकों का पहले शपथ ग्रहण होगा, और उसके बाद फिर जो है विपक्ष का नेता कांग्रेस कब चुनेगी उसके बारे में तो हम टिप्पणी भी क्या करें, चुन लेगी तभी चर्चा करेंगे। क्या पता 2 दिन ले, 4 दिन ले। और जब विधानसभा का सत्र चलेगा, उस सत्र के अंदर ही एहसास हो पाएगा कि विपक्ष अगर जनहित के कार्यों के अंदर सरकार का कितना साथ देता है। अगर कोई हरियाणा प्रदेश की जनता के विरोध का प्रस्ताव आता है तो उसके ऊपर क्या रुख रखता है और कितना कड़ा रुख रखता है।
ये थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। लेकिन फिलहाल तो जो स्थिति है, नायब सिंह सैनी जी जिस प्रकार से बयानात उनके आ रहे हैं, तो विधायकों की ओथ के बाद और सदन जब शुरू होगा उसमें ही इसका संकेत हमें मिलेगा कि कितनी तेज गति से ये आगे बढ़ेंगे। बट सर, जिस तरीके से पहले ये कहा जा रहा था कि नायब सिंह सैनी जो है कि डमी कैंडिडेट है, डमी वो सीएम, बात पुरानी हो चुकी। डमी सीएम है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने विभागों का बंटवारा किया है, क्या ये साफ संकेत है कि वो डमी नहीं है, अब खुलकर काम करेंगे? ये देखो, हमने पीछे भी चुनाव के दौरान एक समय वीडियो में हमने चर्चा किया था कि आज नायब सिंह सैनी जी की थोड़ी सी मजबूरी है, क्योंकि चुनाव सिर पे है। मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा इसमें, जिस तरीके से राजेश कुल्लर को पहले कैबिनेट का दर्जा दिया गया, कैबिनेट रैंक का, उसके बाद वापस ले लिया गया, तो ये कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो है मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी के बीच की अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी है। वो देखो, 2-3 मंत्रियों ने विरोध उस चीज का किया है कि भाई हम तो चुनाव लड़ करके आए हैं, तब हम जाकर के कैबिनेट मंत्री बने हैं, और ये इनको आप दे रहे हो वैसे ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा। तो ये राजनेताओं को कहीं न कहीं अंदर खाने ब्यूरोक्रेट्स की और राजनेताओं की पटती नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स की तो मजबूरी ये है कि ये सत्ता की कुर्सी पर ये बैठे होते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि हम चुनाव जीत करके आए हैं तो सारा सिस्टम हमारे अंडर रहना चाहिए। ये नहीं चाहते कि कोई बराबर का वो बोल, हर पॉलिटिशियन के दिमाग की बात होती है। लेकिन नायब सिंह सैनी जी ने बताया कि उसमें कुछ तकनीकी खामियां रह गई थी, उन खामियों को हम दूर करेंगे। ये आज का उनका स्टेटमेंट है, जो शायद अखबार में भी आज छपा है। और जहां तक आप दूसरा प्रश्न आप क्या कर रहे थे कि एक पावर सेंटर की बात, पावर सेंटर की, जो जहां तक बात थी, ऊपर से विधानसभा का चुनाव था, लोकसभा चुनाव से निपटे थे। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दबाव में थी, क्योंकि जहां 10-0 के आंकड़े से वो जीत करके आए थे, वो 50-50 का मैच हो गया था। और उसमें कहीं नायब सिंह सैनी को ये भय था कि विधानसभा में और कहीं परिणाम गड़बड़ ना हो जाए। और अब परिणाम जिस प्रकार से आए हैं, तो खुल करके अपनी पारी खेलेंगे, किसी प्रकार का दबाव नहीं। पार्टी हाईकमान का, नेतृत्व का इनके ऊपर आशीर्वाद है, और उन्हीं से तालमेल के साथ सारे मंत्रालय बांटे गए, उन्हीं के तालमेल से टिकटें मिली, उन्हीं के तालमेल से सरकार चलेगी हरियाणा प्रदेश की। और जो सीनियर आदमी हैं उनको जोड़ के रख के चलेंगे, और उसका परिणाम दिखा भी। जो अनिल विज जी पिछली मनोहर नायब सिंह सैनी ने जब वोट ली तो काफी नाराज थे, और अब की बार बड़े खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन जो पहली बार विधायक बने हैं और उन्हें पहली बार ही मंत्री बना दिया गया है, जिसमें कई नाम है, अरविंद शर्मा का नाम है, श्रुति चौधरी है, रारती राव है, कई नाम है, तो क्या इनके ऊपर ज्यादा दामोदार रहेगा कि आप लोग पहली बार विधायक बने, मंत्री बने और लोगों की समस्याओं पर अधिक ध्यान देंगे? देखो, कुछ आदमी तो ऐसे हैं जो पहली बार विधायक बने, मंत्री बने। अरविंद शर्मा जी की जहां तक बात है, परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमि तो बहुत पुरानी रही है, 4 बार सांसद रहे हैं, 20 साल का अरसा, कुछ कम लगा लो 1-2 साल, तो 17-18 साल पार्लियामेंट का अनुभव उनका है। एमएलए के चुनाव पहले भी लड़ते रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो हारे ही नहीं है। वो एमएलए के चुनाव एक बार 2 जगह से लड़े थे, जब भी हार गए थे, लेकिन राजनीतिक रूप से काफी सीनियर लीडर। और ऐसे चुनिंदा ही नेता हरियाणा प्रदेश के अंदर हैं, जिसमें एक चौधरी देवीलाल थे, एक भजन लाल जी थे, एक रामचंद्र जांगड़ा, एक अरविंद शर्मा जी, और नया नाम जोड़ो तो कहीं कहीं संजय कबलाना जी, क्योंकि ये भी 2 जगह से इस उम्र में चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि कामयाबी इनको नहीं मिल पाई है, लेकिन अरविंद शर्मा जी को कामयाबी मिली। रामचंद्र जांगड़ा जी राज्यसभा में पहुंचे, भजन लाल जी ने फरीदाबाद लड़ा, हिसार लड़ा, और उसके बाद कुरुक्षेत्र करनाल लड़ा, और हर जगह से वो जीत करके भी आए थे। तो उसी प्रकार की पृष्ठभूमि कहीं न कहीं अरविंद शर्मा की, बड़े भाग्यशाली नेता हैं और अच्छा काम करके दिखाएंगे। आपको क्या बैलेंस ठीक लगा या आपको लगा कि कुछ गड़बड़ है इसमें? मंत्रिमंडल का बैलेंस तो देखो, ये तो चीफ मिनिस्टर बड़ी सलाह मशवरा से, उनके पास तो आईएएस लॉबी के दिमाग हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, राष्ट्रीय चैनलों से भी वो राय सलाह मशवरा करते हैं, उनका अपना थिंक टैंक होता है। इस प्रकार का डिसीजन लेते हैं तो काफी सोच विचार के लेते हैं। उनका फैसले को तो हमारे सोच बहुत ज्यादा दूरदर्शी सोच हम मान के ही चलेंगे, उनकी होती है। तो कहीं ना कहीं जो नायब सैनी है, उन्होंने अपने विभागों का बंटवारा कर दिया। जो तमाम मंत्रिमंडल है उसका गठन पहले ही हो चुका था, लेकिन विभागों का इंतजार सबको था, उसकी भी घोषणा हो चुकी है। और इसमें अब दबाव ये रहेगा कि जिस तरीके से जनता ने नायब सैनी को मैंडेट दिया है, वो उस हिसाब से काम करें, जनता को ये दिखाएं कि ये जनता ने जो भरोसा जताया है उस भरोसे पर वे खरा उतरे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए रक्षी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।